आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे मंथली वेबिनार में। जो लोग आज दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन में नए हैं, मैं उन सभी लोगों को बताता हूं कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन 1932 में डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर द्वारा बनाई गई थी। डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर एक होम्योपैथ तो थे, साथ में दिल्ली के जो पहले हेल्थ मिनिस्टर थे वो भी डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर थे। हमारे बोर्ड के चेयरमैन जो थे वो भी डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर थे। दिल्ली में उन्होंने नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जिसका आपने सबने नाम सुना होगा, उनके जो फाउंडर थे वो भी डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर थे। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और ऐसे बहुत सारे संस्थान के वो फाउंडर रह चुके हैं। और डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर के द्वारा ये बनाई गई दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आज भी लगातार होम्योपैथी के लिए काम कर रही है। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, जहाँ जो दोनों ही डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर ने बनाई थी, तो हमेशा से 1932 से लगातार हर महीने के लास्ट संडे को एक सीएमई होती आ रही है। सिर्फ कोविड का जो टाइम था उसी के दौरान ये सीएमईज नहीं हुई है, वरना जनरली दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की सारी जो सीएमईज हैं वो लास्ट संडे को दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में होती आई हैं। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ आज दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और इसके साथ साथ आज मैं स्वागत करता हूँ हमारे सर का, डॉक्टर एलहम मुजाहिर सर। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा जो इनविटेशन है वो एक्सेप्ट किया। इसके लिए मैं और धन्यवाद डॉक्टर आशीष गोयल को देना चाहता हूँ कि वो हमारे बीच में कनेक्टर रहे। और मेरी मुलाकात आपसे लखनऊ में 2 या 3 बार हुई है, वो भी डॉक्टर आशीष गोयल की वजह से। और मुझे आपसे डायरेक्ट पढ़ने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन मैं जो डायरेक्ट है वो डॉक्टर आशीष गोयल से पढ़ता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ उससे, और मैं उसको मैथमेटिका का अपने लिए अपना टीचर मानता हूँ। और आपको प्रणाम करता रहता हूँ डॉक्टर आशीष गोयल से। डॉक्टर एल एम मुजाहिर सर डीएचएमएस हैं, उसके बाद उन्होंने ग्रेडेड बीएचएमएस की। मैं बता दूं, जो डीएचएमएस के बारे में नहीं जानते, तो पहले डिप्लोमा हुआ करता था, उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने डिप्लोमा डीएचएमएस से ग्रेडेड बीएचएमएस की। तो उसके बाद डायरेक्टर भी हैं सर होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर के, फाउंडर हैं कंटेम्प्रेरी अप्रोच टू क्लासिकल होम्योपैथी। ये सर का एक छोटा सा प्रोफेशनल जो इंट्रोडक्शन है, ये बहुत बड़ा है एक्चुअली। और अगर मैं इतना बहुत ज्यादा बोलना चाहूंगा तो शायद पूरा वेबिनार जो है वो सर के इंट्रोडक्शन में निकल जाए। सर जितने मृदुल भाषी हैं, और सर जो टीचिंग करते हैं ना वो बहुत क्लासिक है। एक सबसे अच्छी बात है कि सर हमेशा ये चाहते हैं कि होम्योपैथी का एक्सपेंशन हो विदाउट एनी। मैंने कभी भी सर का कोई बहुत ज्यादा एड नहीं देखा। सर ने आज हमारे लिए हमारी एसोसिएशन को टाइम दिया, इसके लिए तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरी एसोसिएशन की तरफ से। और मैं चाहता हूँ कि सर आप जो होम्योपैथी का जो आयाम आपने खड़ा किया है, जिन स्टूडेंट्स की को आप तैयार कर रहे हैं, डॉक्टर आशीष गोयल जैसे, डॉक्टर दीपक शर्मा, एक और मतलब मेरे नाम जैसे ही हैं डॉक्टर दीपक शर्मा आपके, और हमारे साथ एक आगरा से भी आए थे आपके एक स्टूडेंट हैं, तो वो भी हमारे दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन में स्पीकर बन चुके हैं। लेकिन सब लोगों की ये डिमांड थी कि हम सर से मिलें। तो सर थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम सर। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आपका स्वागत करती है। और आज जो हम सर से सुनेंगे वो सुनेंगे क्लिनिकल अप्रोच टू ऑफ होम्योपैथी फॉर जॉइंट्स डिसऑर्डर। तो हालांकि सर तो अगर कुछ भी बोलेंगे, एक लाइन उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें एक एक लाइन उनकी संजो के रखनी है। तो मैं सर बिना टाइम वेस्ट करे बस आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से, और चाहता हूँ कि आप अपना वेबिनार जो है वो शुरू करें, ताकि सभी लोग जिस इंतजार से बैठे हैं वो उनका सबका इंतजार खत्म। वेलकम सर। थैंक यू एंड आज का टॉपिक जैसे कि आपने बताया होम्योपैथिक अप्रोच है मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस में कि जॉइंट्स पेन हो, आर्थराइटिस है या स्पॉन्डिलाइटिस है, बैक एक है, इसमें कैसा एक अप्रोच होना चाहिए हम लोगों का, थोड़ा उसके विषय में है। इससे पहले मैं एक दो अफोरिज्म आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हाँ, आ रहे दिखाई दे रहा है? नहीं सर, अभी स्लाइड शेयर नहीं हुई। नहीं हुई।
अब आ रहा है? जी सर, बिल्कुल हाँ, परफेक्ट है। जी सर। ठीक। तो ये अपोरिज्म 221 है। इफ हाउ वेयर insanity or mania have suddenly broken out as an acute disease in the patient's ordinary calm state, although it almost always arises from internal sora, like a flame bursting forth from it, yet when it occurs in this acute manner, it should not be immediately treated with antisorics, but in the first place with remedies indicated for it out of the other classes of proved medicaments. Example, aconite, belladonna, stramonium, etc., in highly potentized minute homeopathic doses in order to subdue it, so far that the sora shall, for the time being, revert to its former latent state, wherein the patient appears as if quite well. उसके नेक्स्ट अपोजिट में डॉक्टर हैनमैन कहते हैं, but such a patient who has recovered from an acute mental or emotional disease by the use of these non-antisoric medicines should never be regarded as cured. On the contrary, no time should be lost in attempting to free him completely by means of a prolonged antisoric treatment from the chronic miasm of the sora, which it is true has not become once more latent, but is quite ready to break out anew. If this be done, there is no fear of another similar attack. हालांकि ये मेंटल डिजीज के बारे में डॉक्टर हनुमान कहते हैं कि जब कभी भी मेंटल डिजीज एक्यूट फॉर्म ले जाता है, एज एन एक्यूट मैनिफेस्टेशन आता है, उसमें सीधा एंटीसोरिक या कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मत देना, बल्कि जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स है उसके अगेंस्ट दवा दे देना। अब वो मेंटल डिजीज की बात करें तो वो एकोनाइट, ब्लैडोना, हाइसैमिस ऐसे दवाओं की एग्जांपल लेते हैं। फिर कहते हैं लेकिन उसको सिम्टम्स खत्म होने पर उसको क्योर मत समझ लेना, बल्कि उसके तुरंत बाद आप उसको एक लंबे समय के लिए एंटीसोरिक रेमेडीज दे देना, और अगर ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे तो वो क्योर हो जाएंगे। नहीं तो एक शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी देने के बाद अगर आपने ये नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं दिया, तो वो दोबारा बीमारी वापस आएगा। उसके नेक्स्ट अपोजिशन में कहते हैं फिर वो उसको क्योर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो ये बेसिकली एक अप्रोच है जो समझना होगा कि कभी भी क्रोनिक डिजीज एक्यूट मैनिफेस्टेशन लेके आता है, चाहे वो मेंटल डिजीज हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो जॉइंट पेन हो, चाहे वो शियाटिका हो। जरूरी नहीं कि हम लोग सीधा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दें, बल्कि हम लोग उससे शुरू कर सकते हैं कि एक एक्यूट मेडिसिन जो कि उस पिक्चर को कवर करे, जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स उसको कवर करे, और उसके बाद जब पेशेंट को उस प्रेजेंटिंग सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है तब तुरंत हम लोग उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो समझना होगा। तो अगर कोई आपके पेशेंट शियाटिका के पास आता है और वो फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस पेशेंट है, जरूरी नहीं कि आप सीधा उसको फॉस्फोरस दे दो, हो सकता है फॉस्फोरस से उसको एग्रीवेशन झेल भी ना पाए, बल्कि शियाटिका को समझने की कोशिश करके इसमें क्या सिम्टम है, मोडालिटीज क्या है, एग्रीवेशन क्या है, एमिलेशन क्या है, और उस हिसाब से दवा दे देना। तो जब हम लोग कोई डिजीज की एक्यूट मैनिफेस्टेशन देखते हैं, वो यूजुअली लोकल सिम्टम्स पे हम लोग ज्यादा फोकस कर लेते हैं। यूजुअली रेयर पेक्यूलियर सिम्टम या पेक्यूलियर कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स पे कि हाँ शियाटिका है नमनेस के साथ, फिर हम लोग दिमाग में तुरंत नेफेलियम, कोलोसिंट या प्लम्बम 2-3 दवाई दिमाग में, फिर आगे पूछते हैं कि हाँ सिटिंग से एमिलोरेशन है तो ठीक है, ये नेफेलियम है, वॉकिंग से एग्रीवेशन है, हो सकता है कोलोसिंट हो। तो ये जो बोइंगहाउज़न मेथड है या जो डॉक्टर हनेमान ने अपोरिज्म 85 में लिखा है, लोकेशन, एक्सटेंशन, सेंसेशन, टाइम, मोडालिटीज, अकम्पनिंग सिम्टम्स, ये सबको लेके एक एक्यूट पिक्चर बनाते हैं। अभी हम लोग पेशेंट को एज ए होल ट्रीट नहीं कर रहे, बल्कि उसका शियाटिका देख रहा है। हो सकता है केस पूरा ले, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल भी समझ ले, क्योंकि जरूरी है कि इस एक्यूट मैनिफेस्टेशन के बाद दूसरा दवा भी दे। तो हो सकता है पहले कंसल्टेशन में ही हमने पूरा केस ले लिया, लेकिन कोशिश ये होता है कि अगर एक्यूट मैनिफेस्टेशन के साथ आ रहा है तो पहले उसको ट्रीट करें। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं कि हम लोग एक्यूट मैनिफेस्टेशन से शुरू कर लें। अब किसी को 10 साल से पेन हो रहा है
आपके पास आएगा तो वो एक्यूट मैनिफेस्टेशन नहीं है, वो उसके साथ एक क्रोनिक डिजीज हो चुका है। तो ऐसे केसेस में हम लोग फिर सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट में हम वो सिम्टम्स तो लेते ही है जो पहले बताया था, उसके अलावा पेशेंट का मेंटल, जो उसके मेंटल सिम्टम्स, जनरल सिम्टम्स, उसका जो पर्सनालिटी है, उसका जो हीट से कोल्ड से रिलेशन है, उसका जो डिजायर्स अवर्जन है, वो सब देखते हैं हम लोग, और उस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग एज एन एग्जाम्पल दोनों चीजों को थोड़ा एग्जाम्पल लेके देते हैं कि अगर जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एज एन एक्यूट डिजीज आते हैं, तो हम लोग कौन कौन सी दवाइयां सोच सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली दवा स्पॉन्डिलोसिस में मिलता है सर्वाइकल, वो बम्बूजा है। और इसका जो सिम्टम है कि नेक में पेन होता है और राइट या लेफ्ट घुमाने पे सिर में दर्द होता है, ठीक है। तो अगर सिर वो राइट में करे या लेफ्ट में करे, बहुत पेन ज्यादा होता है। वार्म से रिलीफ मिलता है, लेकिन मोशन से एग्रीवेशन होता है। तो सबसे पहले मतलब हम लोग बम्बूजा को रूल आउट करते हैं, पेशेंट से पूछते हैं हाँ किस वजह से होता है, कैसे होता है, क्या वो पता लगे कि हाँ सिर राइट या लेफ्ट करने में बहुत ज्यादा होता है या मोशन से एग्रीवेशन है। तो और एक्यूट मैनिफेस्टेशन लेकर आए तो हम लोग सबसे पहले बम्बूजा सोचते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो बहुत बार यूज होता है वो मतलब वैसे तो कैलकेरिया फोर्स है, लेकिन कैलकेरिया फोर्स तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली देते हैं। लेकिन कैलकेरिया फोर्स के बाद हम लोग सिमिसिफिया देख सकते हैं। सिमिसिफिया का जो पेन्स है वो नेक के मसल्स में है, वो स्पाइन में इतना नहीं होता, मतलब नेक में नहीं होता, वर्टिब्रा में नहीं होता, लेकिन जो मसल्स है नेक में उसमें ज्यादा फील होता है। और पेशेंट सिर आगे नहीं झुका सकता है, वो सिर घुमा नहीं सकता क्योंकि मसल्स में पेन है। और यूजुअली वो मसल्स पकड़ के आता है आपके पास हाथ से कि हाँ यहाँ पेन हो रहा है। नेक्स्ट मेडिसिन है जो हम लोग यूजुअली टॉर्टिकोलिस में देते हैं, लैक्नेंथस। और यहाँ अक्सर ये पेन राइट साइड में होता है और राइट साइड से पूरे हेड में एक्सटेंड कर देता है। और पेशेंट को कहता है कि मेरा मतलब गलत सोया या वो है, वो सिर बिल्कुल हिल नहीं सकता, या हो सकता है हेड बेंड हुआ हो एक साइड में। तो अभी तक हम लोगों ने बम्बूजा देखा जो राइट लेफ्ट घुमाने पे ज्यादा होता है, सिमिसिफ्यू का देखा जो मसल्स में होता है, टॉर्टिकोलिस देखा जो कि स्टिफनेस होता है राइट साइड नेक में, और ये लैक्नेंथस का सिम्टम है। नेक्स्ट मेडिसिन ऑरियोडैफ्ने है। ऑरियोडैफ्ने में पेन ऑक्सीपुट में होता है और सर्वाइकल रीजन में होता है, और या ऑक्सीपुट और फोरहेड में होता है। और ये पेन इसके स्कैपुला तक जाता है। तो नेक पेन ऑक्सीपुट में भी जा सकता है, स्कैपुला में भी जा सकता है। और पेशेंट बार बार सिर घुमाता है लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिलता, आगे कर लेता है, पीछे कर लेता है, लेकिन रिलीफ नहीं मिलता उसको। अ, मेरा स्क्रीन चला गया, पता नहीं कहाँ। सॉरी, इको कर कोई रहा बात हूँ। नहीं सर। जी।
ठीक। तो ऑरियोडेफ्ने में ये नेक में पेन होता है, नेक में रेस्टलेसनेस होता है, आगे करता है पीछे करता है, लेकिन उसको किसी पोजीशन में रिलीफ नहीं मिलता है। रोस्टॉक्स यूजुअली एक्यूट फॉर्म आता है, पेशेंट कहता है कि हाँ मैंने गलत पोजीशन में सोया था, पेन हो रहा है, सिकाई से आराम मिल रहा है, ठंडक से बढ़ रहा है। और नेक पेन रोस्टॉक्स में थोड़ा एक मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है कि इसके नेक पेन यूजुअली मोशन से एग्रीवेट होते हैं। नॉर्मली रोस्टॉक्स में पेन हमेशा मोशन से रिलीफ मिलता है, लेकिन नेक पेन में कभी कभार बैक पेन में भी ऐसा होता है, लेकिन नेक पेन में इसका एग्रीवेशन होता है। नेक्स्ट मेडिसिन नक्सवामिका है, और जब नेक इंजरी हो और या नेक स्प्रेन हुआ हो किसी वजह से, एकदम से सिर घुमाया, एकदम से नेक में पेन हो गया हो, और ये थर्ड एग्रीवेशन हो या पेन्स हाथ तक जाता हो लेकिन इंजरी के बाद हो, तब हम लोग नक्सवामिका सोचते हैं। उंगलियों में जाता हो लेकिन इंजरी के बाद नहीं है, नेक से शुरू होकर नीचे हाथ तक आता है। आप लोगों को याद होगा कि कालमिया में हमेशा पेन्स नीचे एक्सटेंड कर लेते, तो कालमिया के नेक पेन नेक से शुरू होकर शोल्डर से फिर हाथ और फिंगर्स तक चला जाता है, और हो सकता है नमनेस हो सकता है नमनेस ना हो। लेफ्ट साइडेड में ज्यादा है, लेकिन राइट में भी मैंने देखा है, दोनों तरफ हो सकता है। तो फिर से याद रखिए कि बम्बूजा में सिर घुमाने में होता है राइट लेफ्ट में, सिमिसिफ्यूगा में मसल पेन होता है, नेक को ऐसे पकड़ लेता है, पेन हो जाता है। जो ये एक्चुअली कालमिया के पिक्चर देख रहा है, ये अक्सर सिमिसिफ्यूगा पेशेंट ऐसे पकड़ के आते हैं नेक को। और नक्सवामिका में इंजरी होता है, रोस्टॉक्स गलत पोजीशन पे सोने पे होता है और मोशन से एग्रीवेशन होता है, और कालमिया में नेक पेन शुरू होता है, हाथ तक जाता है। ऑरियोडेफ्ने में नेक पेन होता है जो कि ऑक्सीपिट तक जाता है और सिर घुमाता रहता है, लेकिन किसी पोजीशन में रिलीज नहीं होता। एक और दवा कालमिया जैसा जो कि हाथ तक जाता है, वो प्लेक्ट्रेंटिस है। ये नेक में पेन हो, या ये अक्सर पेशेंट कहता है कि हेड में शुरू होता है पेन, लेकिन कभी कभी कहता है कि नहीं हेड में नहीं, नेक में शुरू हो जाता है, और ये पेन नेक से, हेड से या ऑक्सीपिट से सीधा हाथ तक जाता है और ये राइट साइड तक जाता है। तो ये प्लेक्ट्रेंटिस का सिम्टम है। पेरिस को एज सच हम लोग स्पॉन्डिलोसिस के दवा नहीं समझते, लेकिन अगर जो पेरिस का टिपिकल हेडेक हो कि पेशेंट को लगता है कि आंख के पीछे कोई आंख को पीछे पुल कर रहा है, या देयर इज अ स्ट्रिंग पुलिंग द आई बैक, और ये सिम्टम हो और इसके साथ कालमिया जैसे पेन हो जो कि नीचे हाथ और फिंगर्स तक जाता हो, तब हम लोग फिर पेरिस देते हैं। अगर वो हेडेक वाला सिम्टम ना हो तो हम लोग नहीं सोचते इसको। स्पॉन्डिलोसिस अगर वर्टिगो के साथ हो तो 4 दवा सबसे पहले रूल आउट कर दे। वैसे और भी दवाइयां हैं, लेकिन 4 दवा ये 80-90% केसेस कवर कर लेते हैं। कॉकुलस है, पेशेंट लेटने से आराम मिलता है। कोनियम है, पेशेंट बिस्तर में साइड बदलने में एग्रीवेशन होता है, या राइट या लेफ्ट देखने में एग्रीवेशन होता है, बिस्तर में साइड बदलने में एग्रीवेशन होता है। बम्बूजा है, जब सिर आगे करने में या आगे झुकने पे उसको होता है। कोनियम कॉकुलस में जरूरी नहीं कि नेक पेन हो चक्कर के साथ, हालांकि स्पॉन्डिलोसिस उसको होता है, लेकिन कहता है कि जब पेन था तब चक्कर नहीं था, अब पेन ठीक है चक्कर हो रहा है। बम्बूजा में चक्कर के साथ नेक पेन भी होगा। फॉस्फोरस ना तो ऊपर देख सकता है ना नीचे, ऊपर नीचे देखने में ज्यादा होता है। कोनियम राइट लेफ्ट देखने पे ज्यादा होता है, फॉस्फोरस ऊपर नीचे देखने में चक्कर आने लगते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन रेमेडीज है, मतलब ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन हम लोग स्पॉन्डिलोसिस में जब एक्यूट एज एन एक्यूट मैनिफेस्टेशन आता है तब देते हैं, ये है। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो हम लोगों को अक्सर मतलब कॉमनली मिलता है स्पॉन्डिलोसिस के साथ इन पेशेंट्स में, सबसे पहले कैलकेरिया फॉस है,
मतलब बम्बूजा एज एन एक्यूट टॉप कर लेता है लिस्ट को, और कैलकेरिया फूस एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल। मोस्ट कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नेक पेन के लिए कैलकेरिया फॉस है। कैलकेरिया फॉस को हम लोग कैसे पकड़ते हैं? यूजुअली डिजायर्स एग हो, मीट हो, ट्रैवलिंग पसंद हो, पेशेंट चिली है, ठीक है, तो चिली पेशेंट है, हमेशा डिस्कंटेंटेड है, जब घर पे है बाहर जाना चाहता है, जब बाहर है वो घर में आना चाहता है, अरे ये क्या है, ये कैसा है, मेरा जॉब बेकार है, मतलब मजा नहीं आ रहा है, किसी चीज से उसको मजा नहीं आता, कंटेंटमेंट नहीं है। और इसको कोल्ड से एग्रीवेशन होता है, वॉकिंग से एग्रीवेशन है। तो ये एक मोटा मोटा कैलकेरिया फोर्स पेशेंट है। याद रखना कि वो चिली है, एग्स मीट दोनों पसंद है, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है इसको। ट्रैवलिंग जरूरी कि शहर के बाहर घूमना, शहर के अंदर भी वॉन्डरिंग, ट्रैवलिंग वॉन्डरिंग दोनों। और पेशेंट डिस्कंटेंटेड है और कोल्ड एग्रीवेशन। नेक्स्ट मेडिसिन है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड मतलब हम लोग उसको कैसे पकड़ लेते हैं? ये भी चिली है, लेकिन इसमें जो एक वीकनेस होता है, थकान होता है पेशेंट में, उसको हर समय लैक ऑफ एनर्जी फील होता है। हो सकता है कुछ इमोशनल सेटबैक हुआ हो, उसके बाद ये सिम्टम्स आने लगे हो। और इसको फ्रूट्स पसंद है, जूसेस पसंद है, रिफ्रेशिंग थिंग्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, रिफ्रेशिंग थिंग कोई भी हो, फ्रूट्स ये सब बहुत पसंद है। और ये पेन्स हो सकता है नेक से ऊपर आंख तक आए, हो सकता है सिर्फ नेक पे हो, लेकिन इसको इस तरह से पकड़ते कि हाँ पेशेंट है, वीक है, इमोशनली थोड़ा ग्रीफ का हिस्ट्री हो सकता है मिले, उसको जूसेस बहुत पसंद है, चिली पेशेंट है, हमेशा लैक ऑफ एनर्जी के कंप्लेन कर रहा है, तो फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है। कॉस्टिकम के जो नेक्स्ट मेडिसिन, मतलब कॉस्टिकम, उसका जो जनरल सिम्टम्स है वो काफी कैलकेरिया फोर्स के साथ मिलते हैं। दोनों चिली है, दोनों को मीट पसंद है, दोनों को एग्स पसंद है, लेकिन ये पेशेंट डिस्कंटेंटेड नहीं है, और बल्कि ये पेशेंट बहुत ही ज्यादा सिंपैथेटिक है। कुछ किताबों में इसको बहुत गुस्सेल बताते हैं कि बहुत एंग्री है, वो हमेशा इनजस्टिस के लिए फाइट कर लेता है, लेकिन प्रैक्टिस में आपको ये नहीं दिखाई देता। इनको इनजस्टिस बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन वो लड़ने वालों में से नहीं है, वो बहुत सिंपैथी दिखाते हैं, बहुत दूसरे के लिए बहुत मतलब दिल से परेशान होता है कि किसी का दुख देखते हैं या देखते हैं कि किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन उनमें से नहीं जो लड़ जाके लड़े। हाँ पैसा की जरूरत हो इनसे ले सकते हो, कोई चीज की जरूरत हो ले सकते हो, लेकिन ये माइल्ड है बाय नेचर। कभी कभी हम स्पॉन्डिलोलिटिस का दवा सल्फर होता है, और सल्फर कई तरह के होते हैं, एक जो किताबों में लिखा है, फिलोसोफर है, इकोइस्टिक है, और ये सब वो मिलता है। एक और वो है जो इंक्विजिटिव है, चीजों को जानने की कोशिश कर लेता है, समझने की कोशिश कर लेता है। और सल्फर पेशेंट्स हॉट होते हैं, उनको गर्मी बहुत ज्यादा लगता है, उनको मीठा बहुत पसंद है, उनको ऑयली फूड पसंद है, उनको चाय पसंद है, वार्म ड्रिंक्स पसंद है, और लोकल कंजेस्टेंस है, हाथ पैर जलने लगते हैं या गर्म हो जाता है, वर्टेक्स में हीट हो जाता है, रात को पैर रजाई से निकाल देते हैं। और इनके बहुत सारे कंप्लेंट्स स्टैंडिंग से एग्रीवेशन है, चाहे नेक पेन हो, चाहे बैक एक हो, चाहे शियाटिका हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, स्टैंडिंग से एग्रीवेशन होता है। और इनका जो टाइम एग्रीवेशन है बहुत सारे, लेकिन हाँ 11 AM एक फेवरेट टाइम है इनका, जहाँ की इनको वीकनेस फील होता है या स्टमक में एम्प्टीनेस फील होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है जिंको बायलोबा। जिंको बायलोबा के नेक पेन यूजुअली लेफ्ट साइडेड है, लेकिन पूरे में भी हो सकता है। कभी कभार आपको एक पेशेंट मिलता है जो कि थोड़ा बहुत नेट्रीम्यू जैसा है, फिर आपको लगता है नहीं ये पल्सेटिला है, तो ध्यान रखना ये जिंको बायलोबा हो सकता है, या लगता है कि कार्सिनोसिन हो सकती है ये, तो इनको भी नेट्रीम्यू जैसा कंपनी नहीं पसंद है, थोड़ा डिप्रेस्ड है, थोड़ा क्वाइट है,
ज्यादा बोलते नहीं है, और इनको चॉकलेट डिजायर है, मीट डिजायर और एवर्जन एग्स है। और ये नेक पेन होता है लेफ्ट शोल्डर में, लेफ्ट नेक में, जो कि लेफ्ट शोल्डर तक चला जाता है। जिंको बायलोबा अक्सर हम लोग मिस कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंडिकेटेड मेडिसिन है। तो कभी किसी पेशेंट को एवर्जन एग और डिजायर मीट मिले, दो दवा कंफर्म करना या देखना, या तो फेरम हो सकता है या जिंको बायलोबा, मतलब इन दोनों को देखना कि ये दोनों में से कोई तो नहीं है। तो सल्फर वगैरह भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले ये दोनों देखना। और फेरम में आपको और सिम्टम्स मिलेंगे, डिजायर टोमेटोज मिलेंगे, सलाद पसंद है उसको। जिंको बायलोबा माइल्ड है, सेंसिटिव है, एवर्जन कंपनी है, चॉकलेट पसंद है, तो इसको मिस करना मत करना। बहुत बार जो कॉन्स्टिट्यूशनल केस है वो जिंको बायलोबा की तरफ जाता है। तो अब हम लोग ये सोचे कि हाँ, एक केस है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, स्पॉन्डिलोसिस का, ये स्पॉन्डिलाइटिस गलत लिखा है, स्पॉन्डिलोसिस का, उसको कैसे हैंडल करें। तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा, डॉक्टर हैनेमैन ने क्या बताया था कि जब डिजीज में एक्यूट मैनिफेस्टेशन हो, पहले एक्यूट मैनिफेस्टेशन देखना और उसके बाद एंटीसोरिक रेमेडी दे देना। आजकल हम लोग एंटीसोरिक नाम को बदल दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बताते हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज है। चाहे आप उसको बोलो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे रहा है, चाहे बोलो एंटीसोरिक दे रहा है, वो एक ही मीनिंग है बेसिकली। इससे आगे जाने से पहले एक और अपोरिज्म मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। अपोरिज्म 171। In non-venereal chronic diseases, those therefore that arise from sora, we often require, in order to effect the cure, to give several antisoric remedies in succession. Every successive one being homeopathically chosen in consonance with the group of symptoms remaining after completion of the previous action of the previous remedy. The expiry of the action of the previous remedy, अच्छा ये तो मतलब वो कर दोनों 5th और 6th के अलग अलग वो है। तो यहाँ क्या बता रहे कि जब आप कोई क्रोनिक डिजीज के साथ डील कर रहे हो, ये मत सोचना कि हाँ एक ही मेडिसिन है और वो एक मेडिसिन को देंगे और सब ठीक होगा। ये सिर्फ सेमिनार में होता है, एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा कभी नहीं होता। एक्चुअल प्रैक्टिस में आप क्या देखेंगे, हाँ एक दवा आपको ए से बी तक ले जाता है, फिर आपको दूसरा दवा चाहिए जो बी से सी तक ले जाए। ये इसलिए है क्योंकि अगर आपको याद होगा, जब डॉक्टर हैनेमैन उसके बारे में लिखते हैं डिसिमिलर डिजीजेस, कि जब एक डिसिमिलर डिजीज होता है उसके ऊपर दूसरा डिसिमिलर डिजीज होता है, वो पहले वाला क्या होता है, वो सप्रेस हो जाता है, वो ठीक नहीं होता। तो हो सकता है किसी को बचपन में वो सल्फर था और स्कूल में बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिला, बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल था या बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे, वो बाद में कार्सिनोसिन बना। हो सकता है बाद में फाइनेंशियल लॉस हुआ, वो ऑरेमिड बन गया। तो जब आपके पास आता है वो हो सकता है ऑरेमिड का पिक्चर लेकर आया हो, और अगर आपने उसको ऑरेमिड दे दिया तो उसका जो प्रीवियस पिक्चर था वो सामने आता है, फिर वो कार्सिनोसिन वाला पिक्चर आता है। फिर जब आपने उसको दिया फिर वो सल्फर वाला पिक्चर आएगा। तो वो ऐसे सीरीज ऑफ रेमेडीज, वो तो क्या कहते हैं डॉक्टर ने, गिव सेवरल एंटीसोरिक रेमेडीज, ठीक है। और ये अपोरिज्म को डॉक्टर हैनेमैन आगे काफी एक्सप्लेन कर लेते कि कैसे हम लोग दवा सेकंड प्रिस्क्रिप्शन, थर्ड प्रिस्क्रिप्शन, फोर्थ प्रिस्क्रिप्शन कैसे होता है, ये ऑर्गेनल में पूरा दिया है, कभी उसको ध्यान से देखिए। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग से हटा दीजिए कि बस एक ही दवा होता है वो सब एक्यूट डिजीज पेशेंट का ठीक करता है। ये ऑर्गेनल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हाँ, ऑर्गेनल का कॉन्सेप्ट ये है कि एक टाइम में सिर्फ एक दवा देना, ठीक है। डॉक्टर हैनेमैन ने बोला कि पॉलीफार्मेसी मत करना, एक बार में एक दवा देना। उस कॉन्सेप्ट को लोगों ने बदल दिया और ये बना दिया कि बस एक ही दवा देना, तो खत्म हो गया, वो एक ही दवा दे दिया। तो और अननेसेसरी वेटिंग का कोई मतलब नहीं। डॉक्टर हैनेमैन ने क्या कहा कि जब आपने शॉर्ट एक्टिंग लिमिट दिया, नो टाइम शुड बी लॉस्ट इन गिविंग द नेक्स्ट मेडिसिन। वेट करने की कोई जरूरत नहीं। आपने दवा दे दिया, पेशेंट को रिलीफ है, आपको पता है कि मैंने इसका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं दिया, तो वेट मत करना, नेक्स्ट मेडिसिन
दे देना। तब हम लोग एक केस लेते कि हाँ, आप लोगों को पता है कि क्लिनिक में केसेस कैसे प्रेजेंट होता है। वो यूजुअली कोई एक डिस्ट्रेसफुल कंडीशन लेकर आते हैं, वो उसी पर फोकस होता है पेशेंट का। मेरे बैक में बहुत पेन है, या मेरे घुटने में दर्द है, या मेरे सर्वाइकल पेन है। अब सोचिए एक पेशेंट आता है हमारे पास, वो कहता है कि मेरे को 3 महीने से ये सर्वाइकल पेन होता है, और ये सर्वाइकल पेन मेरे को सिर राइट लेफ्ट करने पे ज्यादा होता है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो प्रेजुडाइज हो जाते हैं कि ये बम्बूजा का केस है। फिर आपने और सवाल पूछा, और सवाल में आपको मिलता है कि हाँ, पेशेंट थोड़ा डिप्रेस्ड है, कंपनी नहीं पसंद है, सॉल्ट पसंद है, हॉट पेशेंट है, धूप से सिर दर्द हो जाता है, गुस्सा नहीं दिखा पाती है, लेकिन बैठ के सोचने लगती है। तो आपको लगता है कि अच्छा, ये तो नेट्रम्यूर पेशेंट है। तब हमारे सामने एक सवाल आता है कि इसको नेट्रम्यूर दे या बम्बूजा। अगर पेशेंट कहता है कि एक ही हफ्ते से मेरे को नेक पेन हो रहा है, तो फिर ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, आप सीधा हम बम्बूजा दे देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक्यूट है। 3 महीने से तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, भाई इधर जाऊं या उधर जाऊं। और सपोज आपने बम्बूजा दे दिया और पेशेंट आके कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब आपका दवा ने जादू जैसा काम किया और एक ही डोज में मेरा नेक पेन ठीक हो गया। लेकिन फिर अफोरिज्म 211 नहीं भूलना चाहिए, अब उसको नेट्रम्यूर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर अभी नहीं देंगे तो फिर कोई और कंपनी लेके आएगा कुछ दिन बाद। लेकिन हो सकता है ये कहानी का अंत ना हो सकता है कि नेट्रम्यूर के बाद पेशेंट आना बंद करे, फिर 6 महीने बाद आए, कुछ नया पिक्चर लेकर आए, अपने नया पिक्चर ले आया, वो कुछ और था उसको दे दिया, फिर 1 साल बाद आया कोई तीसरा पिक्चर, उसके बाद जाके ठीक हो गया। तो ये कुछ ऐसा है जो दवा कैसे अनवाइंड हो जाता है हमारे वहाँ। और हाँ, अब आप लोग कुछ पूछने चाहेंगे, पूछ सकते हो। जी जी, you have stopped. जो लोग भी प्लीज कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो या तो हमें चैट में लिख सकते हैं, या आप हैंड रेज कर सीधा सकते हैं तो। पूछ कर सकते हैं, सीधा पूछ जी। सकते हैं सब। जी, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Questions are welcome always, no? जी Feel free. सर, इतने मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जो मेरे मन में हमेशा रहा है कि मतलब जैसे अभी हमने ये डिस्कशन किया कि जब हमारे पास कोई भी केस आता है तो हमें उसे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ना दे करके खासकर एक्यूट में पहले वो ठीक करें जो एक्यूट की मेडिसिन का आ रहा है। मतलब जैसे अगर हमारी मेडिसिन कैलकिरे का आ रही है और उधर हमें एकोनाइट देनी पड़ी तो हम सबसे पहले एकोनाइट दें, फिर उसके बाद हम कैलकिरे का या किसी और चीज को सोचें। तो लेकिन सर जहाँ कंफ्यूजन। जी इसको पहले क्लियर करूँ यहाँ। जरूरी नहीं कि हम हमेशा डिफेक्टिंग ना दे, यूजुअली देते हैं। लेकिन अगर एक्यूट मैनिफेस्टेशन लेकर आते हैं, तब फिर हम लोगों को देखना पड़ता है कि हाँ, पहले एक्यूट मैनिफेस्टेशन को सबसाइड करे, तब फिर क्रोनिक। अगर पेशेंट को सब जॉइंट्स में पेन है, तो जी आप सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल दे देना। जी लेकिन उसके राइट रिस्ट में बहुत भयंकर पेन हो रहा है, बहुत परेशान है, तो पहले फिर आपको देखना पड़ेगा कि राइट रिस्ट में इस तरह का पेन किस दवा में, और ये एक ही हफ्ते से। उसके बाद फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल देते। तो यूजुअली हम लोग सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल देते हैं, लेकिन जब एक्यूट मैनिफेस्टेशन लेके देते तब उस केस में सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं देते, तब पहले उसको सबसाइड करके तब देते। हाँ सॉरी, मैंने इंटरप्ट किया, आप जी। क्वेश्चन पूछिए। तो सर क्वेश्चन ये था कि मतलब जैसे हमारी एक रेमेडी जैसे कैलकेरिया का भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है और दूसरी तरफ जो एक्रोनाइट है वो भी एक टाइप से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की उसमें आती हैं। मतलब या तो जैसे हमने कोई दो रेमेडी ले ली जो दोनों ही ऐसी रेमेडीज हैं डिफेक्टिंग है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी हमें पहले देनी चाहिए। अच्छा, हर दवा एंटीसोडिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल जी नहीं है। आजकल बना दिया गया है, लेकिन ध्यान रखना जो लिस्ट ऑफ एंटीसोडिक रेमेडीज है, एक तो आप डॉक्टर हनीमैन के उसमें देख सकते हो क्रोनिक डिजीज में।
लेकिन मोटा मोटा बताता हूँ, जितने 90% प्लांट्स बेस्ड मेडिसिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। चाहे बेलाडोना है, एकोनाइटिस, ट्रामोनियम, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। किताबों में लोग उसको बना दिया आजकल, लेकिन वो गलत बनाए। जो मिनरल किंगडम के हैं वो मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशनल, और जो नोसोड्स है वो मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है, आप बोरिक का बैग खोलिए, उसमें लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जो दवा कॉन्स्टिट्यूशनल है वो कम से कम 30 दिन काम करेगा, 30 दिन से ऊपर काम करेगा। जो दवा 21 दिन है या 14 दिन है या 7 डेज है, जैसे एकोनाइट 1 डे है या 1 to 7 डेज है, तो मान के जाइए कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। किताबों में मुझे पता है आजकल कंफ्यूजन क्रिएट किया, हाई साइनस को भी कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया, बेलाडोना को भी बना दिया, लेकिन एक्चुअली जब आप वो पढ़ेंगे, क्रोनिक डिजीज समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का प्रॉपर्टी ये है कि वो पुराना सिम्टम वापस लाए और डिजीज को सेंटर टू पेरिफेरी ले जाए, कि वो फाइनली डिजीज स्किन तक आ जाए। तो ये जो प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, लाइकोपोडियम को छोड़ के, मतलब 4 मेडिसिन या 5 को छोड़ के, उनमें यूजुअली इतना पावर नहीं कि ये कर, और यूजुअली ये मिनरल और नोसोड्स में होता है। तो लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपने देखा कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशनली सल्फर है, लेकिन एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल है जो पूरा इसको कवर कर रहा है। जैसे कि आपने देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पेशेंट सल्फर है, लेकिन जो घुटने का दर्द है ये कैल्केरिया का सिम्टम दे रहा है पूरा। तो हो सकता है अपने कॉम्बिनेशन मेडिसिन दूंगा, चलो इसको कैल्केरिया सल्फर दे, कि एक्यूट को भी कर लेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल को भी काम कर लेगा। तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है होम्योपैथी में जो एक कॉम्बिनेशन है और एक्यूट और क्रोनिक को दोनों कवर कर सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसे दे सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज अपना माइक ऑन करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं सर से। हेलो हाँ जी, जी। सर, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर भटनागर। सर, मुझे ये गुड। पूछना, क्या एलएम पोटेंसीज भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए दी जा सकती हैं? एलएम पोटेंसिस किसी चीज में दे सकते हो, बहुत अच्छे होते हैं। ओके। पोटेंसी सब अच्छे होते हैं, किसी पोटेंसी के अगेंस्ट मत रहिए, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो एलएम हो, चाहे वो क्यू हो, चाहे वो 30 हो, सब अच्छे काम करते हैं। लेकिन रिपीटिशन का फर्क पड़ता है। एलएम को हम लोग रिपीट ज्यादा कर लेते हैं, हाई पोटेंसीज रिपीट नहीं करते। क्यू को रिपीट मत करना। अगर क्यू का आप अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हो, उसको एक सिंगल डोज में दे के देखना, वो बहुत अच्छा काम कर लेता है इन कंपैरिजन टू उसको रिपीट करने में। तो सर, सर्वाइकल के जो केसेस होते हैं उनमें स्टार्टिंग क्या हमें हाई पोटेंसी से करना चाहिए? जैसे कई डॉक्टर्स को मैंने देखा है रस्टॉक्स 1 mg वो साथ में देना चाहते हैं। जैसे जो मेडिसिन मैंने बता दिया, अगर इंडिकेशंस पे दे दोगे तो 30 काफी है। 30 पानी में घोल के दे सकते हो सुबह शाम। एलएम हो, लेकिन इनमें से बहुत सारे एलएम में नहीं मिलेंगे, बम्बूसा वगैरह मुश्किल है एलएम में मिलना, तो आप 30 में दे सकते हो पानी में सुबह शाम। उतना अच्छा काम कर लेते, उसका वानन भी अच्छा काम कर लेता है, दोनों अच्छा काम कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मली जब आप शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी देते हो और आपको पता है कि इसके बाद कुछ डीप एक्टिंग और देना है, तो यूजली लो में काम चला देते हैं। अनलेस बहुत भयंकर हो, आपको लगे कि नहीं इसमें बहुत हाई पोटेंसी देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन यूजली 30 से काम चला सकते हो, पानी थैंक में घोल के रिपीटेड डोज। थैंक यू सर, थैंक वेल, थैंक यू डॉक्टर भटनागर सर। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है, मेरी तरफ से है कि मान लो हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं और हमने स्टडीज पढ़ी हैं या कुछ लोगों को हमने सुना है कि वो कहते हैं कि भाई आपके पास कोई भी जॉइंट पेन का केस आ जाए उसमें इंटरकरेंट एज ए मेडोरिनम देनी चाहिए या कोई भी नोसोड देना चाहिए, तो ये कहाँ तक सही है सर? इंटरकरेंट मेडिसिन उसका एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन हाँ उसका कुछ इंडिकेशन होना चाहिए। कुछ मतलब इंटरकरेंट कब हम देते हैं कि आपका एक दवा चल रहा था, वो दवा काम करना बंद कर दिया, ठीक है। अब डॉक्टर हैनेमैन, हम लोगों ने पढ़ा, उन्होंने क्या कहते हैं कि आपको जो रिमेनिंग सिम्टम्स है प्लस जो न्यू ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है उसको मिलाना पड़ेगा और एक नया पिक्चर बनाना पड़ेगा। लेकिन सोचिए कि आपने नया पिक्चर बनाया, नया पिक्चर बना काली साहब, तो आपको काली साहब देना चाहिए।
जो भी नहीं आप पीछे, लेकिन सोचो आपने काली सल्फ दिया और वो काम नहीं किया, या आपने कैलकेरिया कार्ब दिया, वो काम नहीं किया, और आपको पक्का पता है कि ये कैलकेरिया कार्ब है, तब उस कंडीशन में आपके पास चॉइस है कि कोई इंटरकरेंट रेमेडी देने का। और इंटरकरेंट रेमेडी में सबसे टॉप में आता है सल्फर। अगर कभी कोई केस स्टैंड स्टिल में आ रहा है और आपको पता है कि इंडिकेटेड है लेकिन काम नहीं कर रहा है, यूजुअली हम लोग 1-2 सल्फर देकर फिर उसको रिपीट करते हैं, या सल्फर का कोई कॉम्बिनेशन, कि जैसे कैलकेरिया पेशेंट का काम नहीं किया, आपने सोचा कैलकेरिया सल्फर दो या हिपर सल्फर दो, ठीक है, या पेशेंट जैसे सिलिशिया का वो चिली था, काम नहीं किया, अपने उसके जगह सल्फर नहीं दिया, हिपर सल्फर दिया जो कि चिली है, तो सल्फर का कोई एक कॉम्बिनेशन देते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ इंडिकेशंस मेदो का मिले, जैसे पेशेंट कहे कि हाँ मैं पेट के बल सोता हूँ, या बहुत सारे जॉइंट्स में एक साथ पेन हो रहा है, सोरनेस आप पूछते, कोई भी एक उस तरह का मिला, या पेशेंट कहे कि सिर्फ रात को पेन होता है, तो आपने सोचा 1-2 सिप्लाइन इंजेक्ट करेंगे, या पेशेंट सिर्फ दिन में पेन होता है तो हम 1-2 में ज्वाइन दे दें, कुछ इंडिकेशंस मिलना चाहिए। कुछ इंडिकेशंस ना मिले तो मैं प्रीफर करता हूँ सल्फर। लेकिन अगर जॉइंट पेन्स में एक ऑप्शन में दोराइनम भी है, अगर आपको पता है कि दवा काम करना चाहिए, नहीं कर रहा है, 99% दवा काम करना चाहिए, नहीं कर रहा, मतलब हमने केस थिंकिंग में कुछ गड़बड़ी किया, वो दवा इंडिकेटेड ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं वो बाकी इंडिकेटेड है, तो एक तो सल्फर, या जॉइंट पेन है तो मेजोइनम भी हम दे सकते हैं, और फिर दोबारा उसको रिपीट कर सकते हैं जो इंडिकेटेड है। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? एक मोहम्मद मुजम्मिल है सर, वो पूछ रहे हैं हाउ टू डिसाइड पोटेंसीज फॉर एक्यूट हायर पोटेंसीज और एलएम पोटेंसी। आई थिंक इस पे अभी आपने डिसीजन किया भी था। हाँ फ्रोजन शोल्डर, एक क्वेश्चन ये आया है कि फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में नॉर्मली फ्रोजन शोल्डर पेन शोल्डर्स में होता है, हाथ उठाने में दिक्कत होता है, और स्पॉन्डिलोसिस हो तो नेक से शुरू होकर शोल्डर को जाता है। और जो शोल्डर पेन है उसका दवाई बिल्कुल अलग है। आप उसमें हम लोग क्या सोचते हैं, फेरेमेट है, सैंगुनेरिया है, फेरम सल्फ है, चेलिडोनियम है, ठीक है, उसमें बिल्कुल लीदम है, उसमें अलग है, और वो भी राइट लेफ्ट में बिल्कुल अलग होता है कि राइट साइड में हम लोग सैंगुनेरिया देखते हैं, फेरेम्यूर देखते हैं, ठीक है, लेफ्ट में लीदम, सल्फर, फेरम सल्फ, चिनोपोडियम राइट में देख सकते हैं, तो चेलिडोनियम राइट में देख सकते हैं, तो उनका मेडिसिन थोड़ा अलग हो जाता है। फिर उसमें फिर से देखना पड़ता है, जैसे लेफ्ट में है फ्रोजन शोल्डर है, लेफ्ट में शोल्डर से एल्बो तक आता है, आपने सोचा हाँ ये इंडियम हो सकता है, तो रात को लेटने पर होता है, आपने सोचा सैंगुनेरिया हो सकता है, स्लो मोशन से रिलीफ आपने सोचा फेरम हो सकता है। उनका मेडिसिन थोड़ा अलग हो जाता है सर्वाइकल की दवाइयों से। तो एक क्वेश्चन था मोहम्मद मुजम्मिल का, हाउ टू डिसाइड पोटेंसीज फॉर एक्यूट हायर पोटेंसी और एलएम पोटेंसी। हाँ वो तो हो गया। हो गया सर। और इसके अलावा कोई और कोई कुछ पूछना चाहे तो प्लीज अपना माइक ऑन कर सकता है। सर इससे एक रिलेटेड भी ना हो, होम्योपैथी से रिलेटेड हो, वो भी पूछ सकते जी सर, एक क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जॉइंट पेन केसेस आते हैं और वो केसेस होते हैं जो ऑलरेडी कई सालों से एक एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे होते हैं। तो जहाँ तक मुझे एक उनकी मेडिसिन के बारे में पता है, SPQS करके एक दवाई होती है। तो मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ सर, और आपके एक्सपीरियंस जानना चाह रहा हूँ कि वो जब भी हमने देखा है कि इस केस के जो भी ऐसे केस हैं जो इस टैबलेट को खाते हुए लगभग 1 साल या उससे ज्यादा हो गए, तो हमें शायद केस को रिस्पॉन्ड करने में कुछ टाइम लग जाता है, चाहे 1 महीना 2 महीना, कभी कभी 2-3 महीने भी लग जाते हैं। तो ये सच में मेरे साथ हो रहा है या सर ऐसा कुछ है? हैं। कुछ दवाइयां हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे मेट्रोट्रेक्सिन वगैरह है, जी। स्टीरोइड से पेशेंट्स लेते हैं। उनको नॉर्मली अगर पेशेंट्स खाली पेन किलर ले रहे हैं, हम तो तुरंत बंद कर देते हैं, और स्टीरॉइड्स लेते हैं उसको भी तुरंत डिमिनिश करके कम कर लेते हैं। लेकिन जब मेट्रोट्रेक्सिन लेते हैं उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसको यूजुअली वो 1 से वीक लेते हैं, फिर उसको 8 दिन करते, 9 दिन करते, 10 दिन कर लेते, उसमें समय लेता है। कुछ मेडिसिन ऐसा है, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स आ जाता है।
ऐसा नहीं कि नहीं आता। थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन आ जाता है। बस आपके थोड़ा सा थेरेप्यूटिक भी स्ट्रांग होना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल भी स्ट्रांग होना चाहिए, और तो हो जाता है, मिल जाता है। सनावर अली, आप कुछ पूछना चाहते हैं? Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग। Sir, actually, pain condition, अगर हम इंस्टेंटली कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल देते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन अब रेमेडी रिलेशनशिप कैसे चेक करेंगे उसको? रिलेशनशिप अगर चेक करना तो बॉडी के पीछे है रिलेशनशिप। सर, जैसे हमने एक्यूट में रस्टोक्स दे दिया और कॉन्स्टिट्यूशनल एपीस आ रही, तो उसके बाद उसको फॉलो कैसे कर सकते हैं? वैसे तो ये दोनों इनिमिकल है, लेकिन एपिस शॉर्ट एक्टिंग है, वो भी डीप एक्टिंग नहीं है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दोगे। लेकिन हाँ, अपने रोस्टॉक्स दे दिया, बाद में एपिस आ रहा है, आप बीच में कुछ और दे देना, 1-2 सल्फर दे देना, कुछ और दे देना, कोई एंटीडोट दे देना, तब एपिस दे देना। जरूरी नहीं कि तुरंत उसको दे दो। कॉन्स्टिट्यूशन अगर एपीस आती है फिर कैसे करेंगे? हाँ, तो बीच में एक और दवा दे देना कोई, फिर एपिस दे देना, या बोल देना कॉफी पी लो, उसके 2 दिन बाद ये दवा खा लो। थैंक यू डॉक्टर सनावर अली। डॉक्टर अशोक मदान सर। Good evening, Dr. Deepak Sharma. गुड इवनिंग सर। I have a simple question. This out of this today, if I can do it. यस Please. सर। Any experience for the COVID vaccination, the side effect of COVID vaccinations? If you needed that, I can specify particularly something, but otherwise in a general form of question is that any experience of the side effect of COVID vaccination? Serious. Yeah. So during COVID vaccinations, there were many side effects, and it was mostly symptomatic. For example, many people actually came up with anxiety and depression, and then they had to give medicines like scutellaria and Tia. But also there were some people, they would get terrible headaches, or they started vomiting. Sometimes they got into a collapse condition, then they had to give arsenic. We had to deal with a lot of vaccination-related acute problems. With more chronic problems, it was but mostly symptomatic. But if you have a particular condition, you can say, and I'll see if I can remember if we had anything similar. Are you questioning me? Yes, yes. I said if you have any particular instance. Yes, I can do it. That's why I asked you. See, yes, please. There's a lady patient about 55 years old after 3rd vaccination. Normally, 1st and 2nd, it was all right. There's no serious problems happening. A little for 2-3 days, something. But after 3rd vaccination, exactly after 1 week, very precisely after 6 days, that she started to tremble the right hand. Trembling, really. And 1 week time, she started to tremble not only the hand, up to elbow, means the upper arm also, but particularly the trembling of right hand. So she was very much worried, and the children also, they brought to in the hospital, and they made even MS and resonance, and they told there's nothing serious in the brain also, but the doctor diagnosed this Parkinson. It was very strong, but anyway, behind me, it was more or less certain that it certainly is the side effect of vaccination, because exactly after 6 days, and she never had this problem of trembling. In the whole family of the 2 generations, nobody had this problem of Parkinson even. So it is exactly precise. The woman is very haughty. So she was worried also of this thing. So for 1 year after I had this case, so I was wanting for that.
in case any suggestion or something else to guide me. If it's 1 year old now, you might consider giving her something constitutional. You can try taking the local symptoms and seeing if it fits a picture. Parkinson, some medicines good for Parkinson are like Merxol. Yeah. For example, we have a causticum, which has trembling. We have plumbum. We have also, what do you call it? Lolium. So we have all these medicines you can choose from if the symptoms are similar to Parkinsonism. But yes, if it's 1 year, you might consider just going for a constitutional medicine because it's become chronic now. So that might be a better option. Yeah, of course. Yeah, of course. She's regularly taking the medicine given by the doctor for Parkinson, but she didn't find any side effect at all for that. No help at all. No improvement. But for my picture of last 3 months, it came out as you told me that 1 dose of Thuya I tried, but there was no relief at all because it was not concerned with this vaccination. So after that, as you are telling for constitutional remedy, if I go through that, it came out the causticum was the very precisely for trembling, right side, everything. Partially, it's not exactly about the constitution of that person, but the causticum was number 1 to see a picture of trembling. The rest was not very convincing. That's why. So otherwise, I can try for that. Yeah, sure, you can try. Thank you very much, Doctor. Right, and then you can take the next step and the next step. Thanks. Thank you. Thank you. Great. Dr. Ashok, sir. Thank you. And sir, the next question is from Dr. Osama Ali. Sir, any book which you would like to recommend for doctors who want to start their practice? I would recommend Clark, Clark's dictionary. I think that's the most perfect Materia Medica we have till date. Other people have just copied Clark after that, whether it's Bori, whether it is Murphy, everyone has just copied Clark, but it's good to start from there. And there are 3 books you should read, basically. NASH you should read for acute prescribing. NASH is the best book for acute diseases. It's a very small book. If you read it, you'll enjoy reading it. It's very easy to read. And it gives you exact picture of that you will get in the clinic. Clark is for pathological prescribing. If you want to prescribe on diseases, on conditions. And then you should also read works of Vitolicus for constitutional medicine. So these 3 books you should read, and I think they will be quite enough to handle most cases with these 3 books. Thank you, sir. So thank you so much, sir. आपने इतने अच्छे से एक बात बता दी। और डॉक्टर ओसामा, जो सर ने बुक बताई है वो डॉक्टर क्लार्क की बताई हैं और नैश की बताई हैं। एक्यूट प्रिस्क्राइबिंग के लिए नैश की प्रेफरेंस है, और बाकी क्लार्क तो अपने आप में एक बहुत बढ़िया क्लासिकल मैथमेटिका है ही, क्लिनिकल के साथ साथ भी। हम बस उसे थोड़ा सा अगर हम कंपैरिजन के साथ पढ़ते हैं, जैसा कि सर पढ़ाते हैं हमेशा कंपैरिजन के साथ, अगर आप उसको कनेक्ट कर लोगे तो ये एक बहुत बढ़िया पैटर्न है। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि मतलब मैं जब भी कभी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ सर अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं कहता हूँ कि आप रिपर्टरी लो, और रिपर्टरी में जो भी आपका जो रूब्रिक है उसमें जितने भी मेडिसिन है कंपेयर कर लीजिए अपनी मैथमेटिका के साथ, तो आपको पूरा एक पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाती है। तो मुझे एक सबसे बढ़िया तरीका लगता है ये स्टडी करने का। तो मैं हमेशा जब भी कभी खाली बैठा हूँ तो मैं मैथमेटिका से भी ज्यादा रिपर्टरी पे कभी ध्यान देता हूँ कि रिपर्टरी में क्या क्या आके सब सेक्शंस बने। तो वो एक अच्छा पार्ट होता है, हमें उसमें डिफरेंशिएशंस मिल जाते हैं अलग अलग मेडिसिन के। और हम जब एक चीज को सर्च करने लगते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को उसमें पा लेते हैं। और मैं सब अपने सारे स्टूडेंटों से ये कहता हूँ कि जो फिजिकल रिपर्टरी है, मतलब जो आपकी बुक है, आप उसको देखने की कोशिश करो, हमेशा सॉफ्टवेयर में जाने की कोशिश मत करो। मैक्सिमम कोशिश ये भी करो कि आप बुक को देखो, ताकि बुक आपके पास हर समय रह सकती है और आप उस पर अच्छा सा एक काम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ अभी जो हमारी प्रेसिडेंट है डॉक्टर श्वेता सिंह मैम। मैम प्लीज आप सर के लिए 2 शब्द कहिए जरूर।
सबसे पहले तो सर मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने थोड़ा सेशन लेट ज्वाइन किया है आज, बट मैं अपनी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे DHMA प्लेटफॉर्म पर, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू विद अस। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और जो भी यू हैव वेरी वेल डिफरेंशिएटेड ऑल द मेडिसिन रिलेटेड टू जॉइंट पेन्स और सर्वाइकल, एंड अप्रोच टुवर्ड्स अ केस इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन। और मेरा एक क्वेश्चन है सर कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं बेसिकली जॉइंट पेन्स को लेकर आते हैं, तो इज देयर एनी स्पेसिफिक डाइट जो आप उन्हें सजेस्ट करते हो फॉलो करने के लिए? यूजुअली कॉफी तो होम्योपैथी में बंद ही करते हैं, लेकिन जॉइंट पेन्स में यूजुअली मैं दही तो स्ट्रिक्टली मना कर लेता हूँ, बल्कि मिल्क प्रोडक्ट्स एज ए होल, लेकिन खास करके दही तो बिल्कुल नहीं। तो दही यूजुअली मैं बंद कर देता हूँ पेशेंट्स का। डेयरी अगर प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करे तो ठीक है, लेकिन दही तो स्पेशल, क्योंकि दही से या मिल्क प्रोडक्ट से वो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। तो कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो उसमें, जैसे अस्थमा में भी मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करना चाहिए। कोई भी इन्फ्लेमेटरी क्रोनिक डिजीज हो, मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे नहीं होते उसके लिए। ओके। बाकी ऐसा कुछ बाकी इन्फॉर्मेशन सर, यूजुअली जो हमारे पेशेंट्स होते हैं आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी या B12 डेफिशिएंसी मोस्टली पेशेंट्स में हमें पाई जाती है विद जॉइंट पेन्स, या किसी भी हम डिजीज में अगर उनका चेकअप कराएं तो उन केसेस में इज देयर एनी होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि हम सप्लीमेंट कर सके, या फिर हम सप्लीमेंट्स पर ही जाएं? सप्लीमेंट्स पे जाइए। सप्लीमेंट्स पे जाएं। ठीक है सर, जो थैंक यू सो मच। शरीर में कमी है उसको तो चाहे डाइट से पूरा करे चाहे सप्लीमेंट से, लेकिन उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। जी। बेशक आप उसका डाइट बदल दिया, आप B12 की कमी है ठीक है, उनको बोलिए अंडा खाए या कुछ खाए इस तरह का, या नहीं तो फिर अगर प्योर वेजिटेरियन है तो उसको फिर सप्लीमेंट्स ही ले लेना। D3 है, वो धूप में जा सकते तो जाए, नहीं तो वो सप्लीमेंट है। Listen, thank you so much. It was very enlightening and informative session for all of us, sir. Thank you for joining us. Thanks. थैंक यू सर। और हमारी पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के लिए सर की तरफ से सर आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट है, और मैं डॉक्टर आशीष को कहूंगा कि वो आप तक ये पहुंचा दे। मैं ऑनलाइन आपको भी मैसेज कर दूंगा, PDF फाइल भी और इसकी PNG फाइल भी। और इस बार जब भी लखनऊ आऊंगा सर मिलूंगा। वैसे हर बार कोशिश करता हूँ, लेकिन लास्ट टाइम जब आया था तो सिर्फ आशीष ने बताया कि आप कहीं बाहर गए हुए थे। तो मैं इस बार जरूर आपसे मुलाकात करूंगा सर। सो थैंक यू सो मच सर। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन को अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू डॉक्टर श्वेता। मैम एक बार Thank छोटा you, सा sir. वोट ऑफ थैंक्स और कर दीजिए। So, first, I want to thank our honorable speaker for joining us today and for such an enlightening, informative session. Second, I want to thank my entire executive team for organizing such beautiful webinars or sessions. Third, the whole viewers and followers who joined us today for the session. I hope the session was up to their expectations. And if you have any query or any questions, suggestions for us, you can write to us at dhmadelhi@gmail.com, or you can call us at our contact details, which was shared in the chat box. Thank you all for joining us today. Thanks. थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। मीटिंग एंड कर दें मैम।